Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और बेल आइकन साथ ही दबाना ना भूले नए वीडियोस और नए अपडेट्स के लिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो टॉपिक है एमएच, सीईटी, जेई और नीट के लिए। तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं इन टॉपिक्स के लिए। इन टॉपिक्स का ऑलरेडी एक वीडियो फॉर सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 ऑफ 12th स्टैंडर्ड, उसका सॉलिड स्टेट का ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो हम कल वाले सेशन में देख चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने वो एमसीक्यूज कवर किए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अब पार्ट 2 वाले वीडियो में हम मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। ऐसे एमसीक्यूज जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं बट पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए, हम ज्यादा से ज्यादा हर टाइप का एमसीक्यू यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो प्रीमियर है बट मैं आपके साथ लाइव चैट में बनी हुई हूँ। और हम शुरू करते हैं। होप करती हूँ मैं कि आप सबने इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी और अपना आंसर आज इस वीडियो में आप मैच कर लोगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, if refractive index is found to be same in all directions through a solid, then this property is called। तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम पाया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोट्रॉपी। आइसो मींस सेम। तो कोई भी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी यदि हर एक डायरेक्शन में सॉलिड में सेम है तो उस प्रॉपर्टी को आप कहिएगा आइसोट्रॉपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इनमें से कौन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है? तो यहां पे है CO2 ड्राई आइस। ऑब्वियसली यहां पे फिर है डायमंड जो कार्बन से बना है, NaCl एंड क्वार्ट्ज। तो याद रखें, ये डायमंड जो है वो है आपका, जो डायमंड नॉर्मली क्रिस्टल्स होता है, नॉट मॉलिक्यूलर, ठीक है। NaCl आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है। और ये ड्राई आइस जो है वो मॉलिक्यूल है, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड है और अंडर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है वो क्लासिफाई होता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की क्या खासियत होती है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वाइट हार्ड एंड क्वाइट ब्रिटल, ये तीनों भी प्रॉपर्टीज एक्चुअली आयोनिक सॉलिड्स की है। तो आयोनिक सॉलिड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि वो आयंस बन जाते हैं सोल्यूशन में, वो हार्ड होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। बट मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, द एमॉर्फस सब्सटेंसेस। तो एमॉर्फस सब्सटेंसेस का क्या खासियत है? तो एमॉर्फस सब्सटेंसेस डू नॉट मेल्ट, ये फॉल्स है। दे पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये भी फॉल्स है। ये जो है एमॉर्फस सब्सटेंस का नहीं खासियत है, ये किसका है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की खासियत है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे मेल्ट इंटेंसिटी, नो इट इज रॉन्ग, melt gradually over a temperature range and this is true for amorphous substance, क्योंकि amorphous substance जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है over a wide range of temperature, इसलिए उसका sharp melting and boiling point नहीं होता। नेक्स्ट, CO2 belongs to। तो CO2 के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको पता है CO2 is a molecular crystal। नेक्स्ट, सिक्स्थ, the number of atoms present per FCC, that is face centered unit cell, is। तो हर एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं?
तो उसके लिए आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रॉ करना होगा। तो ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये हुआ आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और हर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स में होते हैं आपके एटम्स, और हर एक फेस पे भी होता है एटम। तो हर एक 6 फेस पे 6 एटम। तो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, दैट इज हर एक कॉर्नर्स पे आप लिख सकते हो हर एक कॉर्नर्स पे कितने एटम्स होते हैं, 1 8 एटम होता है। और 8 कॉर्नर्स हैं इसलिए टोटल 1 एटम। और फेसेस पे होते हैं हाफ एटम, ठीक है। और टोटल 6 फेसेस है इसलिए 3 एटम्स। तो कॉर्नर और फेसेस के एटम्स को यदि ऐड कर दो तो एफसीसी में टोटल होते हैं 4 एटम्स। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, डायमंड इज तो डायमंड किसका एग्जाम्पल है? तो डायमंड एग्जाम्पल है कोवैलेंट क्रिस्टल का, क्योंकि वहां पे कार्बन्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट, the number of atoms in single primitive cubic unit cell is, तो सिंगल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मतलब आपका सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो पहले आप सिंपल यूनिट सेल ड्रॉ कर लीजिए। तो आपका सिंपल यूनिट सेल कैसे दिखेगा, ये इस तरह से, करेक्ट। और उसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं, ये है आपका सिंपल यूनिट सेल। और इसके सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स हैं 8 एटम्स इन 8 कॉर्नर्स, दैट इज टोटल 1। तो सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ 1 एटम होता है। तो मैं एक सजेस्ट करूंगी ये चार्ट आप लर्न कर लीजिए। तो नंबर ऑफ एटम्स वाला चार्ट है ये, इसको लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स हैं 4। तो एससी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। नेक्स्ट, द रिलेशन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है? तो याद रखें जो ये रिलेशन गिवन है दैट इज ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का जो है क्रिस्टल सिस्टम है। तो ये वाला जो चार्ट है ये क्रिस्टल सिस्टम का, ये मैं ना टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाल दूंगी। तो आप है ना वो चार्ट लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट जो है स्पेशली एनसीईआरटी के बुक में से है और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एमएचसीटी में भी और आपके जेई और नीट में भी। तो इस साल तो इस पे से एमएचसीटी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये सेक्शन से, बट यस जेई और नीट में पूछा जा सकता है, इसलिए चार्ट प्लीज लर्न कर लीजिए। और इसका आंसर है बी, मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट है द यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस, ठीक है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। तो याद रखें जब भी ये गामा इक्वल टू 120 डिग्री ये वाला रिलेशन आ जाएगा तो ये हमेशा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। तो हमेशा ये ट्रिक है याद रखने का, गामा ऑलवेज इक्वल टू 120 डिग्री फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस which can generate the crystal by repeating its dimension is, तो स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो क्रिस्टल बनाता है बार बार रिपीट होके, वो है यूनिट सेल। तो ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही यूनिट सेल का है। तो ये डेफिनेशन याद रखिए यूनिट सेल का, तो आपको यूजफुल रहेगा ये। नेक्स्ट, a regular arrangement of the constituent particles of a crystal in a 3-dimensional space is called, तो जो रेगुलर अरेंजमेंट है आपका पार्टिकल्स का एक क्रिस्टल में 3 डायमेंशन स्पेस में, उसे कहते हैं स्पेस लैटिस, ठीक है। तो स्पेस लैटिस का डेफिनेशन है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स टू टेट्राहाइड्रल होल्स इन क्यूबिक पैकिंग इज, जो तो क्लोज पैक जो एटम्स है और टेट्राहाइड्रल होल्स का क्यूबिक पैकिंग में क्या रिलेशनशिप है? तो याद रखें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कोई भी क्यूबिक सिस्टम में इज इक्वल टू 2n ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स।
तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के लिए जितना भी एटम प्रेजेंट होता है उतना ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होता है, बट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के लिए जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसका डबल टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है, इसलिए रेशियो हो जाता है 1:2। तो यह आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि कभी भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ एटम्स का डबल होता है। नेक्स्ट, इन टेट्रागोनल क्रिस्टल, तो इन टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या रिलेशनशिप है, तो ये चार्ट तो मैं आपको भेजूंगी, वो चार्ट लर्न कर लीजिएगा तो आपको अपने आप याद रहेगा ये सारा। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए रिलेशन है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the unit cell length of sodium chloride crystal is this much, its density would be। तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है A और पूछा क्या है आपको डेंसिटी रो। तो NaCl क्रिस्टल में याद रखिए कि कोई भी NaCl के एक क्रिस्टल में 4Na प्लस एंड 4Cl- प्रेजेंट होता है। तो कोई भी NaCl के क्रिस्टल में 4Na प्लस और 4Cl- प्रेजेंट है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, तो मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ एटम कितना है, तो आपके पास 4Na है, दैट इज 4 इंटू 23, क्योंकि Na प्लस का 23 है मास, प्लस क्लोरीन भी 4 है, 4 इंटू क्लोरीन का है 35.5। ये गिवन रहेगा, Na का वेट 23 और क्लोरीन का 35.5, इसका फिक्र ना करें। तो मास ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू Na 4 इंटू Cl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला, तो ये जो है मास हो गया। अब इसको ना एवोगाड्रो नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, मास ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, एवोगाड्रो नंबर से जो है उसको डिवाइड कीजिए, इंटू वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब AQ, करेक्ट। वॉल्यूम इज व्हाट इज वॉल्यूम, AQ। तो जो भी A दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पिकोमीटर में, उसे याद रखिए आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो और उसका क्यूब ले रहे हो वॉल्यूम के लिए। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये वाला इससे डिवाइड करके ये मास ऑफ एटम्स हो गया, इन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और उसे सॉल्व करने का आंसर है 2.165, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का एग्जाम्पल क्या है, वो है कॉपर। तो याद रखिए कॉपर जो है वो एग्जाम्पल है FCC का। अब यहाँ पे बाकी सबका मैं बता देती हूँ। जिंक है एग्जाम्पल HCP का, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोजपैट। सोडियम एग्जाम्पल है BCC के लिए, ठीक है। कॉपर एग्जाम्पल है CCP या फिर FCC कह सकते हो आप, और सीजियम क्लोराइड भी एग्जाम्पल है BCC के लिए। तो ये नोट डाउन कर ले, जिंक HCP, सोडियम BCC, कॉपर CCP और FCC, सीजियम क्लोराइड BCC। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज, जब R इज एटॉमिक रेडियस, तो आपको FCC का वॉल्यूम ऑफ एटम्स पता लगाना है। FCC के लिए क्या पता लगाना है आपको, वॉल्यूम ऑफ एटम, और R है उसका एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दे कि कोई भी यूनिट सेल ऑफ FCC में, तो FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने होते हैं, FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो एक FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 4। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3
पाई आर क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा, एक एटम का वॉल्यूम। बट आपके एफसीसी में 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 4 एटम। तो अभी आपको वॉल्यूम ऑफ 4 एटम निकालना है, क्योंकि एफसीसी में मेरे पास 4 एटम्स है। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसे सॉल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। तो आपका आंसर क्या हुआ? 16/3 पाई आर क्यूब, दैट इज ऑप्शन बी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन एफसीसी इज 16/3 pi r cube. Next, edge length of a cube is 400 picometer. Its body diagonal would be. तो एज लेंथ है आपके जो क्यूब का है 400 पिकोमीटर। तो ये हो गया ए। तो ए कितना है? 400 पिकोमीटर। तो बॉडी डायगोनल कितना होगा? तो याद रखें यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये सब नोट डाउन कर लें आप। बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a। बॉडी डायगोनल कितना है? √3a। तो ये हो गया √3 इंटू 400। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनिट पिकोमीटर है और ऑप्शन में भी यूनिट पिकोमीटर है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। √3 इंटू 400। √3 का क्या है वैल्यू? 1.732 इंटू 400। और इसलिए अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 693 पिकोमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। तो अब यहाँ पे बॉडी डायगोनल कितना है? 693 पिकोमीटर। और बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? √3 इंटू ए। नेक्स्ट, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, उसका एज लेंथ 405 पिकोमीटर है, उसका डेंसिटी इतना है। अब वो कौन से टाइप ऑफ यूनिट सेल है? तो आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है मॉलिक्यूलर मास, आपको गिवन है एज लेंथ ए, आपको गिवन है डेंसिटी रो, और आपको पूछा है किस टाइप का यूनिट सेल है। अब आप कैसे पता लगाओगे? कभी भी आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछा है तो आपको पता लगाना है स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ही आप नंबर ऑफ एटम्स पता लगा लोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप ऑफ यूनिट सेल आपके पास है। क्योंकि यदि आपका स्मॉल n 1 है तो आपके पास सिंपल क्यूब है, यदि आपका स्मॉल n 2 आएगा तो आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, और यदि आपका स्मॉल n 4 आएगा तो आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूब है। ठीक है, तो आप यदि स्मॉल n पता लगा लो तो आपको पता चल जाएगा आपके पास किस टाइप ऑफ क्यूब है। तो इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एटम्स स्मॉल n ही पता लगाना है, तभी आप ये सब सॉल्व कर पाओगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, volume of unit cell into density of unit cell, volume of unit cell into density of unit cell divide by molecular mass of a single atom, sorry molar mass of single atom। तो ये फॉर्मूला है, इसे याद रखें। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सिंगल एटम। तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स मीन स्मॉल n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज वॉल्यूम कैसे है? a क्यूब। तो आपको a का क्यूब लेना है, बट याद रखें आप पिकोमीटर में है, जिसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपका रो सेंटीमीटर में है। तो 10⁻⁻10 क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है 2.7 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सिंगल एटम। तो मोलर मास ऑफ सिंगल एटम क्या है? देखिए मोलर मास यहाँ गिवन है, दैट इज 227। ठीक है, मोलर मास गिवन है 27, बट अब सिंगल एटम का पूछा है, तो ये मोलर मास तो बहुत सारे एटम्स का है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम के मोलर मास में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपको 27 को डिवाइड करना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 से, जिससे आपको मोलर मास ऑफ सिंगल एटम मिलेगा। तो पहले आप ये सॉल्व कीजिएगा और फिर इसका जो आंसर मिलेगा उसको ये पूरे से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। यदि आपका आंसर 4 है तो मैंने कहा है वो आपका एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल है, जो है फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। नेक्स्ट,
Which arrangement of electrons describes ferromagnetism? तो इनमें से कौन सा अरेंजमेंट है जो फेरोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करता है? तो उसका आंसर है यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? फेरोमैग्नेटिज्म। सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका भी चार्ट मैं बता देती हूँ। यदि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपका ये कैसा दिखेगा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग? तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, तो इस तरह से पेयरिंग होगा तो डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये भी चार्ट ड्रॉ कर ले। पैरामैग्नेटिक के लिए आपका ये ऐसे कुछ तरह से दिखेगा, ठीक है, मतलब रैंडम रहेगा। और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो दिया हुआ है आपको, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए वो इस तरह से रहेगा, सब अलाइनमेंट एक जैसा। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, आइस क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल लैटिस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इफ, तो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपको? वॉल्यूम दिया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिए हैं तो आपको वैल्यू लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली होगा 132 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं V इज 132 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो डेंसिटी दिया हुआ है आपको दैट इज रो। तो डेंसिटी रो दिया है 0.92 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या पूछा है? आपको बताना है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। तो हर एक यूनिट सेल में कितने H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप याद रखें फॉर्मूला क्या है आपका? डेंसिटी इज इक्वल टू, ये रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज अवागाड्रो नंबर। तो यहाँ पे स्मॉल n मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो गया आपका स्मॉल n। कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट। जिस भी मॉलिक्यूल का इन लोग ने ये सब पूछा है उसका मॉलिक्यूलर वेट है आपका कैपिटल M। A क्यूब क्या है? ऑब्वियसली A क्यूब है आपका वॉल्यूम, ठीक है, और Na क्या है? अवागाड्रोस नंबर। तो अवागाड्रोस नंबर क्या है? Na। तो ये सब अभी आपके पास है। तो आपको पता है अभी आपको क्या फाइंड करना है? आपको एक्चुअली ये फाइंड करना है स्मॉल n। तो स्मॉल n इज इक्वल टू डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम इनटू अवागाड्रो नंबर डिवाइड बाय कैपिटल M दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे है वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ऑक्सीजन 16 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन दैट इज 18। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18। तो अब डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.92, वॉल्यूम दिया हुआ है 132 इंटू 10⁻⁻24, अवागाड्रोस नंबर पता है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आंसर मिल जाएगा 4.06। ठीक है, तो 4.06 विच इज नियरली इक्वल टू 4, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल इज 4। नेक्स्ट, द इंटरमेटेलिक कंपाउंड LiAg crystallizes in cubic lattice in which both lithium and silver has coordination number 8। तो ठीक है, उन्होंने क्या बताया है? LiAg दैट इज लिथियम सिल्वर, ये दोनों ये जो है दोनों भी जब वो क्रिस्टलाइज होते हैं क्यूबिक लैटिस में, तब उन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तब वो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
तो बीसीसी में याद रखें हमेशा, बीसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम बीसीसी में कितना होता है 8, और दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे लिथियम और सिल्वर का 8 है, इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। नेक्स्ट, इन फेस सेंटर्ड cubic unit cell of closest packed atoms, the radius of atom in terms of age length is। तो FCC में जो क्यूबिक यूनिट सेल है, FCC में जो आपके एटम्स का रेडियस है A के टर्म में क्या होगा। तो FCC में याद रखिए आपका जो है वो रेडियस जो है वो A के टर्म में होता है R is equal to A 2√2, दैट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे भी एक टेबल याद रखें, रिलेशन बिटवीन एटम एंड एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, एक्चुअली रेडियस ऑफ एटम दैट इज R एंड एज लेंथ A। तो उसका रिलेशन के लिए सिंपल क्यूब के लिए रिलेशन है R is equal to A/2, BCC के लिए रिलेशन है R is equal to √3/4 into A, और FCC के लिए रिलेशन है R is equal to A divided by 2√2। तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिए तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ईच आयन इज। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम है हर एक के लिए, उसका आंसर क्या है। तो याद रखें सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, तो Na के बगल में भी 6 क्लोरीन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन के बगल में भी 6 सोडियम प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो नियरेस्ट क्रिस्टल है उसका आंसर होता है 6 क्लोरीन, ठीक है। तो 8 नहीं है क्योंकि दोनों BCC नहीं है, तो उनका आंसर है 6। तो 6 सोडियम, coordination number of sodium is also 6, coordination number of chlorine is also 6. Next, the general formula of ionic compound crystallizing in rock salt structure is। तो rock salt structure, that rock salt मतलब क्या, NaCl, याद रखें। तो जो जनरल फॉर्मूला है कोई भी आयोनिक कंपाउंड का जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है उसको क्या है। तो जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है याद रखें दैट इज NaCl, वो हमेशा FCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हमेशा FCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। तो वहां पे 4 कैटायंस और 4 एनायंस प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सेल। कितने कैटायंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, 4 कैटायंस, क्योंकि FCC है ना, तो FCC में आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स इज 4, तो 4 कैटायंस एंड 4 एनायंस प्रेजेंट है हर एक यूनिट सेल में, ठीक है। तो 4 कैटायन 4 एनायन मतलब A यदि कैटायन है तो वो भी 4, B यदि एनायन है तो वो भी 4, दैट इज इक्वल टू AB। तो रॉक सॉल्ट में क्या है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है तो उस आयोनिक कंपाउंड का हमेशा फॉर्मूला होगा AB। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 250 क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक, ठीक है। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 250 ग्राम है, वो क्रिस्टलाइज होता है सिंपल क्यूब में। यदि डेंसिटी उस यूनिट सेल का है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो रेडियस उस एलिमेंट का क्या होगा। तो उसका आपको अभी रेडियस बताना है। तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास है गिवन डेंसिटी, आपके पास गिवन है एटॉमिक मास, ठीक है, और आपको क्या बताना है, रेडियस, ठीक है। अब उन्होंने ये भी बताया है कि वो सिंपल क्यूब है, तो अभी आप पहले गिवन लिख लीजिए यहाँ पे। तो गिवन क्या क्या है आपके पास है एटॉमिक मास दैट इज m 250, आपके पास है डेंसिटी दैट इज रो 7.2। अब आपके पास है ये भी स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n सिंपल क्यूब है, तो सिंपल क्यूब के लिए नंबर ऑफ एटम्स एक क्यूबिक यूनिट सेल में होता है 1, तो स्मॉल n 1, और आपको पता लगाना है r। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आपका फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू आवागाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पूछा क्या है, आपको पूछा है रेडियस। तो यहाँ पे तो रेडियस का टर्म नहीं है मैम, तो हम रेडियस कैसे पता लगाएंगे। तो आप यहाँ पे A पता लगाओगे, और अभी हमने A और R का रिलेशन यहाँ पे देखो सीखा था, ये चार्ट ड्रॉ करके।
तो एक बार आपको A पता चल जाएगा तो A और R के रिलेशन से आप R पता लगा सकते हो। तो पहले आप यहाँ पे A पता लगाओगे और A और R के रिलेशन फॉर सिंपल क्यूब से आप फिर उससे R पता लगा सकते हो। तो अब आपको पहले पता लगाना है A क्यूब। तो A क्यूब इज इक्वल टू N इंटू M डिवाइड बाय रो इंटू NA। करेक्ट। अब N है 1 क्योंकि सिंपल क्यूब है, इंटू आपके पास मॉलिक्यूल एटॉमिक मास दिया हुआ है, रो भी दिया है 7.2 और अवोगाड्रोस नंबर आपको पता है। तो इससे आपको पता चल गया A क्यूब। तो A क्यूब इज 57.6 इंटू 10⁻⁻24। अब आपको A पता लगाना है तो A इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 57.6 इंटू 10⁻⁻24। तो A का आंसर हो गया 3.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका A। ठीक है, बट सिंपल क्यूब के लिए R और A का रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू A/2। देयरफॉर अभी R इज इक्वल टू A का वैल्यू निकाला है 3.86 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 2 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 1.93 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। तो 1.93 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बी और डी में से कोई भी आंसर आप ले लीजिए क्योंकि दोनों भी जो है वो सेम है। तो वो हो गया आपका आंसर। तो याद रखें यहाँ पे R निकालना है, बट R आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। पहले आप A क्यूब निकालो, A क्यूब से A निकालो और A से R निकालो। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ZnS क्रिस्टल इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ZnS क्रिस्टल के लिए फिट बैठता है? ठीक है, तो ZnS क्रिस्टल जो है वो CCP क्रिस्टल लैटाइस में जो है वो फॉर्म होता है। तो CCP क्रिस्टल लैटाइस का ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:4। दैट इज Zn2+ आयन को भी 4s सल्फर सराउंडेड है और सल्फर को भी 4 Zn2+ सराउंडेड है। और वहां पे जो ये है वहां पे ऑल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए। तो याद रखें ZnS जो है वो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब ऑलमोस्ट FCC, जहां पे S2- आयन ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर और Zn2+ आयन जो है वो प्रेजेंट है ऑल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में, जहां पे each Zn2+ आयन सराउंडेड है टेट्राहाइड्रल बाय 4s2- आयन एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, which is not the correct statement for ionic solids in which positive and negative ions are held by strong electrostatic force of attraction? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आयोनिक सॉलिड के लिए करेक्ट नहीं है जहां पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से हेल्ड होता है? तो पहला, द रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन increases as coordination number increases। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आयोनिक सॉलिड्स में रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा यहाँ पे आयोनिक सॉलिड में, वैसे वैसे रेडियस रेशियो भी इंक्रीज होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, एज द डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस इंक्रीज होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, रेडियस रेशियो दैट इज कैटायन टू एनायन रेशियो लाई बिटवीन 0.225 to 0.414 और वो आयोनिक सॉलिड ऑफ टाइप AX होता है। तो ये एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो याद रखें जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 चाहिए तब रेडियस रेशियो दैट इज कैटायन टू एनायन का रेशियो होना चाहिए 0.732 to 1 पिकोमीटर। तो ये होना चाहिए रेंज, नॉट दिस। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे याद रखें कल एक चार्ट मैंने आपको लिखवा के दिया था, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियस रेशियो वाला।
तो वो चार्ट के अनुसार यहाँ पे वापस मैं वो चार्ट लिखवा देती हूँ। तो याद रखें इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये वाला, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस रेशियो का ये वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। अब वो चार्ट आप नोट डाउन कर ले, मैं भले कल लिखवाई हूँ, वापस लिखवा देती हूँ। देखिए, यदि रेडियस रेशियो दैट इज कैटायन टू एनायन का रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका रिलेशन क्या है? यदि रेडियस रेशियो होगा 0.155 टू 0.225 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। यदि रेडियस रेशियो है 0.225 टू 0.414 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। रेडियस रेशियो यदि है 0.414 टू 0.732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और यदि रेडियस रेशियो है 0.732 टू 1.0 तब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए आपको ये वैल्यू चाहिए। तो ये चार्ट लिख ले जिससे आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ एन आयोनिक सब्सटेंस इज दिस। एज लेंथ मतलब ए। The radius of cation is this. What is the radius of anion? तो आपके पास दिया हुआ है एज लेंथ, रेडियस ऑफ कैटायन। अब आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ एनायन। तो याद रखें एज लेंथ जो आयोनिक क्रिस्टल का है, दैट इज यहां पे लिखती हूं मैं, एज लेंथ ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज इक्वल टू 2 into radius of cation plus radius of anion। ठीक है, तो एज लेंथ कितना है 508 is equal to 2 into radius of cation 110 in plus RA। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा therefore 254। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ले लीजिएगा 254, क्योंकि ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा ना 5 नॉट 8 से, तो ये हो जाएगा 254 माइनस 110, ये 110 यहां आ जाएगा, इक्वल टू RA। Therefore, RA is equal to 144 picometer. That is option B. Next, the three elements A, B, C crystallize into cubic solid lattice। ठीक है, तो A, B, C कैसे क्रिस्टलाइज हो रहा है? क्यूबिक सॉलिड लैटिस में। A ऑक्यूपाई कर रहा है सारा कॉर्नर्स, B ऑक्यूपाई कर रहा है सेंटर और C ऑक्यूपाई कर रहा है एज। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले आप एक यूनिट सेल ड्रॉ करें जिससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाए कि आपको क्या चाहिए एक्चुअली। तो ये है यूनिट सेल का डायग्राम। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में आपको ए ऐसा मैं बताती हूं, बी ये और सी है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ए जो ए है वो ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर्स, तो सारे कॉर्नर्स में आप ए ड्रॉ कर लें। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा है? बी ऑक्यूपाई कर रहा है क्यूब का सेंटर, तो बी ने क्यूब का सेंटर, और सी ऑक्यूपाई कर रहा है एजेस, तो ये है आपका एजेस, तो यहां पे सी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारे एजेस पे सी प्रेजेंट है। हो गया, तो अब ए के लिए, तो ए सारे कॉर्नर्स में है तो 1 एटम प्रेजेंट होता है 8 कॉर्नर्स में, इसलिए ए 1 है। बी आपके सेंटर में है तो वो भी 1 है। अब बचा सी प्रेजेंट है आपके एजेस में, टोटल 12 एजेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे 9 10 11 12, तो 12 एजेस है, तो ये हो जाएगा 12 और हर एक एज पे 1/4 एटम प्रेजेंट है, इसलिए टोटल 3। तो A1 B1 C3, तो A is to B is to C का रेशियो क्या है? 1:1 is to 3, that is A B C 3, that is A B C 3, that is option C. Next, AB crystallizes in a body centered cubic lattice with age length A equal to this much। तो BCC के स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है और उसका A कितना है? 387 पिकोमीटर। The distance between two oppositely charged ion is, तो डिस्टेंस बिटवीन आपको 2 oppositely charged ion बताना है। तो आपको BCC स्ट्रक्चर में डिस्टेंस बिटवीन 2 oppositely charged ion बताना है, जिसका फॉर्मूला है √3/2 into A।
तो ये फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए। तो ये है √3/2, ए का वैल्यू है 387 पिकोमीटर। इसे सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा 335 पिकोमीटर। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में टू अपोजिट चार्ज आयन के बीच का डिस्टेंस है 335 पिकोमीटर। उसका फॉर्मूला था √3/2 इंटू ए। नेक्स्ट, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? तो उसके लिए पहले आपको पता लगाना होगा नंबर ऑफ स्पीयर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इज 1। एक एटम प्रेजेंट होता है सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है? एक स्पीयर या एक एटम का वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। बट अब आपका जो है एक स्पीयर का वॉल्यूम निकल गया, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि आपका क्यूबिक यूनिट सेल है इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब, दैट इज 8 पाई क्यूब। तो अब आपको पैकिंग फ्रैक्शन पता लगाना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब एक क्यूब के अंदर आपका ये एक एटम कितना जगह खा रहा है। तो आपका जो एक क्यूब है उस क्यूब के अंदर जो भी आपका एक एटम प्रेजेंट है 1/8 करके, वो कितना जगह खा रहा है वो पता लगाना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज 8 पाई क्यूब, 8 आर क्यूब। तो ये हो गया, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा π/6 और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.523, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपको किसी भी जगह पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो आपको डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम क्यों कहा है मैंने? क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक था इसलिए एक एटम था इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब हुआ। बट यदि ये बीसीसी होता तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब होता, और यदि ये एफसीसी होता तो 4 × 4 π/3 पाई आर क्यूब होता। नेक्स्ट, फॉर अ सॉलिड with the following structure, the coordination number of points A and B respectively are। तो इस सॉलिड के लिए जो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर में है उधर A और B का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो जो A है वो है सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट और फेसेस में प्रेजेंट। आप देख सकते हो A कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट है और फेसेस भी प्रेजेंट है। तो A एक्चुअली है CCP लैटाइस टाइप, दैट इज FCC टाइप, ठीक है, जो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। और जो B है वो B सिर्फ एजेस पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हो B सिर्फ एजेस पे प्रेजेंट है। एजेस पे कौन प्रेजेंट होता है? एज कॉर्नर्स पे। एज कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो याद रखिए ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स खा रहा है B, और A कहाँ है? CCP लैटाइस में। और ये ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है A CCP लैटाइस में और B ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में, वो दिखता है आपको रॉक सॉल्ट, दैट इज NaCl में। और मैंने बताया है रॉक सॉल्ट में कैटर एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 Na+ का भी 6 और Cl- का भी 6, इसलिए हाँ आंसर हुआ ऑप्शन सी, दैट इज 6. नेक्स्ट, एन आयोनिक कंपाउंड AxVy occurs in FCC टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये AxVy कैसे मिल रहा है आपको? FCC टाइप में, जहां पे B आयन प्रेजेंट है सेंटर ऑफ ईच फेस और A प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AX एंड BY? तो याद रखें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है, इसलिए प्रिपेयर ही कर ले। जो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स ऑफ फेसेस पे क्या प्रेजेंट है? A। तो कॉर्नर्स पे A है, दैट इज 1/8 × 8 कॉर्नर, दैट इज 1। और B प्रेजेंट है फेसेस के सेंटर पे, दैट इज हाफ एटम × 6 फेसेस, दैट इज 3। तो ये हो गया AB3, दैट इज ऑप्शन A। नेक्स्ट, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर। तो ये तो हमें पता है कि कॉपर FCC में क्रिस्टलाइज होता है और उसका यूनिट सेल लेंथ दैट इज A इज
361 पिकोमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर? तो ये यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एफसीसी के लिए पूछा है, तो एफसीसी के लिए R इज इक्वल टू A 2√2। A आपको पता है, A 361 है, डिवाइड बाई 2√2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 127.6 पिकोमीटर, विच इज नियरली इक्वल टू 128 पिकोमीटर। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the age length of unit cell of sodium chloride is 564 picometer, मतलब A. If size of Cl minus is 181 picometer, what is the size of Na plus? ठीक है, तो आपको क्या कहा है कि NaCl का A है 564 पिकोमीटर, Cl माइनस का दिया हुआ है 181 पिकोमीटर, आपको Na प्लस का रेडियस पता लगाना है। तो याद रखें यहाँ पे जो फॉर्मूला है, that is age length is equal to 2 into radius of cation plus radius of anion। तो A क्या है आपका? A है 564 पिकोमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस ऑफ कैटायन नहीं पता है, रेडियस ऑफ एनायन है 181 पिकोमीटर। तो इसलिए अब रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 564 डिवाइड बाई 2 माइनस 181 विच इज इक्वल टू 101 पिकोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे प्रिपेयर जरूर करें। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी लैटाइस इज। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड जो यूनिट सेल ऑफ एफसीसी में कितना है, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के लिए जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतना ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होता है, बट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के लिए जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका डबल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होता है। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4, 1 in the corners, 3 on the faces। तो टोटल 4 एटम्स है प्रेजेंट एफसीसी में, इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होगा 2 into 4, दैट इज 8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स देयर आर। तो क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स के लिए याद रखें टेट्राहाइड्रल वॉइड डबल होता है और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड उतना ही नंबर ऑफ एटम होता है। तो यहाँ क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स के लिए जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो डबल है और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम है। तो 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे एंड 1 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे। तो कोई भी क्लोजेस्ट पैकिंग एटम्स के लिए डबल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और सिंगल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे। नेक्स्ट, अ सूडो सॉलिड इज। तो सूडो सॉलिड क्या होता है? तो सूडो सॉलिड एक्चुअली होता है ग्लास, क्योंकि गिलास जो है वो सॉलिड नहीं, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है और सुपर कूल्ड लिक्विड होने के वजह से वो है सूडो सॉलिड, दैट इज नॉट रियल सॉलिड बट एज्यूम टू बी सॉलिड, और वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखें जो ग्रेफाइट है वो इस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते जाता है जो सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, और सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाने के वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है मॉलिक्यूल में सर्कुलेट होता रहेगा, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमेशा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसलिए ग्रेफाइट इज ऑलवेज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यदि आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे asiadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो। यदि आपको सजेशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, और ऐसे ही MSCET की वीडियोस आगे भी बनते रहेंगे। यदि आपको और भी कुछ चेंजेस चाहिए इन वीडियोस में तो आप मुझे सजेशन या मेल जरूर लिखें। आपको वीडियोस अच्छे भी लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, जो भी लग रहे हो, आप कमेंट जरूर करें, मुझे सजेशन जरूर दें, और इस वीडियो में मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। और आने वाला वीडियो भी सॉलिड स्टेट पार्ट 3 पे रहेगा, जिसका PDF आपको आज वापस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसे आप सॉल्व कीजिएगा और कल वापस आइएगा उसका आंसर्स मैच करने के लिए।
And that's all for today. Stay tuned.